सार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश में घटनाक्रम बहुत हैं, दुनिया में भी घटनाक्रम बहुत हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उसके संदर्भ में तमाम खबरें सुर्खियों में, उसको लेकर बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में भी कई घटनाक्रम घटित हो रहे, उन पर बात कर सकते हैं। देश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय रहा सावरकर के लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, वह भी हमारे लिए एक चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है। पर इस समय पूरा देश जो है वो पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ घट रहा है, इसी पर केंद्रित रह रहा है। तो हम भी उसी पर चर्चा करने के लिए बात देंगे, क्योंकि घटनाक्रम महत्वपूर्ण भी है और देश की रुचि का विषय भी है और देश में इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा की जरूरत भी है। आज जो हमारा विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे के बयान के कारण उपजा हुआ है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के मुखर सांसद हैं। अपनी तीखी बयानबाजी को लेकर न केवल चर्चा में रहते हैं बल्कि विवादास्पद भी रहते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में उनकी टिप्पणी काफी सुर्खियों में रही। वो निशिकांत दुबे आज अपनी चिंताओं को व्यक्त करते दिखाई दिए टीवी चैनल को बाइट के दौरान। इसमें उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति निकल कर आई है जब भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि चाहे किसी भी किस्म का वीजा क्यों ना हो, उन्हें यह देश छोड़ना होगा और देश छोड़ने की वो मियाद भी पूरी हो चुकी है। तो इसी दौरान निकलकर ये आया है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लड़कियों ने भारतीय युवाओं के साथ निकाह किया हुआ है और इस माध्यम से वो भारत में रह रही हैं और ये अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति। उन्होंने ये आंकड़ा लगभग 5 लाख के करीब बताया। अब इस देश की आबादी तकरीबन 140 करोड़ है। 140 करोड़ देशवासियों के बीच में आपको अपना मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलता है और आप उसकी तलाश के लिए सीमा पार तक चले जाते हैं। ये सायास है या अनायास है, ये विषय है। इसके उलट भी कुछ और खबर आई। खबर ये आई कि भारतीय लड़कियों ने पाकिस्तान के निवासियों के साथ शादी की, वहां पर रहे कुछ समय और बाद में फिर बच्चों को जन्म दिया और उन्हें भारत की नागरिकता दिला दी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का घालमेल है। घालमेल इस रूप में है कि हमारे पड़ोसी मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां के हालात ऐसे हैं कि वो भारत को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। उनके बयान, उनके लहजे, उनके तेवर, उनकी तलखी कमोबेश दुनिया के नक्शे में भारत के अस्तित्व को देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा महसूस कराते हैं। पर वह अपने आप को भारत के साथ जोड़े भी रखते हैं और भारत में बसने की कोशिश भी करते हैं। हमारे लिए अरसे से समस्या रही है बांग्लादेश के शरणार्थी या बांग्लादेश के घुसपैठिए। ऐसी एक चुनौती हमारे लिए पाकिस्तान के संदर्भ में भी रहती है। हमने कुछ फैसले अतीत में लिए जिसके अंतर्गत हमने कहा कि गैर मुस्लिम, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ये जो लोग हैं जो खासतौर पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और अगर भारत आना चाहेंगे तो हम उन्हें स्वीकारेंगे, उनको नागरिकता देंगे। पर सवाल इस बात का है कि वो तो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में धर्म बाकायदा पूछा और जो भी आप धर्म बता रहे हो उसकी पुष्टि के लिए या तो कलमा पढ़वा रहे थे या पेंट खुलवा रहे थे। लेकिन क्या भारत में शरण लेने के लिए जो तथाकथित तौर पर अपना धर्म बताते हैं वो क्या उसी धर्म के अनुयायी है? इसकी पुष्टि के लिए हमारे पास कोई लीक प्रूफ व्यवस्था है? सवाल महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सीमा पार से भारत में विधिवत शरण के माध्यम से या दाएं बाएं तरीके से बसने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? भारत सरकार ने फैसला लिया। फैसले के बाद में आंकड़ा आया है कि तकरीबन 550 लोगों ने भारत छोड़ दिया जो वीजा पर आए हुए थे। पर इससे कहीं ज्यादा तो संख्या तो एक एक राज्य में दिखाई दे रही है। तो मतलब भारत सरकार के फैसले के बावजूद भी लोग यहां पर बसने की कोशिश में और उनके पैरोकार भी हमारे बीच में। कई लोग भारत में इनको बुलाए हुए हैं और अब इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि ये जो भारत में लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के नागरिक, ये वहां पर पीड़ित है, प्रताड़ित है, इनको यहां बनाए रखने के संदर्भ में रास्ता निकाला जाए। इसके लिए राज्यों के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है आज के कार्यक्रम का, फैसला वापसी वाला देश बना धर्मशाला। ये देश है या धर्मशाला है? जिसका मन आ रहा है वो इस देश में बसने चला आ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे?
क्या पहलगाम के संदर्भ में आतंकी हमला नए सिरे से हमें विचार करने के लिए बाध्य करता है कि इस देश में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरीके से रहेगा और इस देश का नागरिक कौन रहेगा? महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आपका संदर्भ में विचार यह कहता है कि आप देरी कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कमाल की बात कही है। आप किसी विषय पर फैसला लेने के लिए भले ही इंतजार करें लेकिन समय जो है वो अपनी कीमत वसूल करेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय पर आपको फैसला लेना चाहिए। और इस संदर्भ में भी क्या हमें फैसला नहीं लेना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ में हैं। जीवंत मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक और विचारवान प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ महिमा सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस विषय पर अपने रुख को काफी स्पष्ट रखा, देश के साथ खड़े होने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के स्वर कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। आज एआईसीसी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है जो फैसला कार्य समिति ने लिया है उसके अनुसार ही अपनी बात को रखें। महिमा जी बताइए कि इस विषय पर उनका क्या नजरिया। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी साहब भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से करेंगे क्योंकि ये भाजपा सांसद का बयान हमारे इस कार्यक्रम की बुनियाद है। पर उस बयान को एक बार देखते हैं, सुनते हैं और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के माध्यम से समझने की कोशिश भी करते हैं। जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या, यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है जो है यहाँ शादी की है, तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। पाकिस्तान हमारे यहाँ जो तबाही पैदा किया है, जो हमारे लोगों को मारा है, और उसको जिन लोगों ने यहाँ साथ दिया या जिन लोगों ने साथ देने की मंशा से यहाँ शादी का बहाना बनाया है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता। तो डॉक्टर हितेश भाई में थोड़ा रोशनी दीजिए। निशिकांत दुबे बता रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हमने बहुत कोशिश की खंगालने की, अभी तक कहीं पे भी हमें दिखा नहीं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को दुश्मन देश की सूची में डाला हुआ है। और पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में भी जो तमाम उच्च स्तरीय बैठक हुई हैं उनसे भी ऐसा कोई स्वर आया नहीं कि पाकिस्तान को दुश्मन देश घोषित सरकार करने जा रही है। थोड़ा आप रोशनी देंगे कि हम किस असमंजस के शिकार हैं और जिस बिंदु को निशिकांत दुबे उठा रहे हैं उसकी गंभीरता को हम किस तरीके से समझें? देखिए हिमांशु जी, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं और यदि हम भारत की बात करें और भारत की बात जब हम करते हैं तो हमने इस नृशंस हत्याकांड को भी देखा है और इस हत्याकांड के पश्चात भारत का जो डिप्लोमेटिक और एक देश के रूप में जो हमने निर्णय लिए हैं वो निर्णय भी हमारे सामने हैं, चाहे वो इंडस रिवर के समझौते की बात हो या उसको निरस्त करने की बात हो, उसको सस्पेंड करने की बात हो, दूतावास में उनकी संख्या कम करने की बात हो, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लेकर डोजियर्स और बाकी बातें हों जिसका आदान प्रदान होता रहा है। और इन सब के आधार पर हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है और इस समझ को किसी प्रकार के आईने की जरूरत नहीं होती है। हाँ ठीक है, औपचारिक रूप से हम अपने अपने तरीके से अपनी मर्यादाओं के तहत और कभी कभी संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के तहत उसकी व्याख्या करते रहते हैं, लेकिन आप, मैं और इस पैनल पर बैठे सभी प्रबुद्धजन समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान है क्या और भारत के लिए पाकिस्तान करता क्या है। तो हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते और मैं इसी दायरे में अपनी बात को रखना चाहूंगा क्योंकि ये नाजुक वक्त है,
निर्णयों का वक्त है। देश गुस्से में है और स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों प्रकार के निर्णय आगे के एक्शन प्लान के लिए सरकार लेने के लिए कटिबद्ध भी है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में कर चुके हैं और सारी मशीनरी उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, ये एक भारत का निर्णय है, मैं ये कह सकता हूं। और ऐसे समय में इससे ज्यादा और बयानों की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये भारत सरकार के फैसले को जो यहां पर पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे क्या, या भारत में बैठे हुए लोग इनके संदर्भ में बसाने की जिम्मेदारी लिए हुए? आंकड़ा आपसे साझा करता हूं, इस आदेश के 5 दिनों में 627 पाकिस्तानियों ने अटारी बॉर्डर से देश छोड़ा है, मतलब भारत से पाकिस्तान वापस लौट गए। जब भारत ने कहा कि आपको वापस जाना होगा तो पाकिस्तान सरकार ने भी कहा कि जो भारत से आए हैं उन्हें भी वापस जाना होगा। पाकिस्तान से इस दौरान 756 लोग भारत वापस लौटकर आए हैं। हमारी पाकिस्तान से आबादी कई गुना ज्यादा है। कुल जमा 627 पाकिस्तानी भारत से भारत सरकार के फरमान के आधार पर वापस लौटे हैं। हम खामखा में इस विषय को बड़ा बना रहे हैं, या डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस विषय की गंभीरता को समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने ये ठेका ले लिया है, हम पाकिस्तानियों को भारतीय बना देंगे। लोग अलग अलग जगहों पर जाके मुलाकात कर रहे हैं, अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, उत्पीड़ित बता रहे हैं कि हम घर बेचकर आए हुए हैं, दुकान बेचकर आए हुए हैं और अब हम भारत से कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मामला इतना सरल है? देखिए, बिल्कुल आपके प्रश्न में इसका जवाब है और हिमांशु जी, और उस जवाब के पीछे एक राष्ट्रभक्त सोच है जिसमें से ये जवाब आपके सवाल के अंदर परिलक्षित होता है। और मैं ही नहीं, सरकार भी आपकी ही बातों को प्रतिध्वनि करती है। इसीलिए इस समय देश की संवेदनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है निजी संवेदनाओं से ऊपर उठकर, चाहे वो इधर की हो या उधर की हो। पर साथ ही साथ जब भी दो देश वॉर की स्थिति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग इनोसेंट नागरिक की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो किसी भी देश को, उनको एक अवसर देना चाहिए कि वे अपने अपने स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि आमतौर पे जब दो देश वॉर की स्थिति में आते हैं तो सिविलियन अफेक्ट ना हो। भी गई होगी तो दे आर ऑल सस्पेंडेड। अभी तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट इश्यू चल रहा है, जो नागरिक हैं वो रहें और जो नहीं है वो ईश्वर की कृपा से अपने घर चले जाएं। उसका समय दिया गया है, उसके बाद विधि सम्मत कार्यवाही और कठोर की जाएगी। ये कहना है डॉक्टर हितेश वाजपेयी का। मुझे महिमा सिंह जी के पास आना है, पर मैं तकनीकी विषय डॉक्टर सुरेश गोयल जी से समझना चाहता हूं। गोयल साहब, भारत का संविधान बना, नागरिकता के संदर्भ में कानून बने, 1987 में संशोधन हुआ, 86 में, फिर 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2019 में भी हुआ। आपसे जानना ये चाहता हूं कि 2019 के संशोधन के साथ में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की हैसियत में जो धर्म के लोग हैं उनको नागरिकता देने के संदर्भ में हम उदार हो गए। मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि लोग हिंदुस्तान में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने की कोशिश कर लेते हैं। इस बात का प्रमाणीकरण कहां से लेकर आएंगे कि ये जो भारत में नागरिकता मांग रहा है ये वाकई हिंदू है, सिख है, बौद्ध है? जब प्लांटेशन की बात आ रही है, लोगों को षड्यंत्र पूर्वक बसाने की बात आ रही है, तो इसके संदर्भ में हमारे पास कोई मैकेनिज्म है या हमने केवल भावनात्मक आधार पर फैसला ले लिया है और देश में किसी को भी बसाने का इंतजाम कर दिया है? इस पर थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। हिमांशु जी नमस्कार, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मेरी आपसे खाली एक आग्रह है कि मेरे को बीच में रोकिएगा नहीं, क्योंकि बड़ा ये संवेदनशील विषय है ये, और इसके बारे में थोड़ा कहने के लिए
मैं तफसील से कहना चाहूंगा, हालांकि ज्यादा नहीं क्योंकि समय की कमी है, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा मेरे को। जरूर। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम जो आज अगर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा का बैकग्राउंड ये है कि पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए, उसमें 26 मारे गए, भारतीय नागरिक थे, एक दो और भी मतलब ये कहा जाता है, पूरा डिटेल्स अभी मैंने देखा नहीं है, देखा है लेकिन उसके बारे में थोड़ी जद्दोजहद होती रहती है। लेकिन 26 लोग मारे गए हैं, बड़ा संवेदनशील विषय है ये। और जिस तरह मारा गया पूछकर कि आपका धर्म क्या है, ये तो ये सही नहीं था और इससे जो है लोगों में बहुत आक्रोश है। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं एक भारतीय डिप्लोमेट राजनयिक रहा हूं 1978 से। तो 1978 से लेकर के मैं रिटायर हुआ 2013 में। इन 40 साल के सफर में अगर मैं कहूं कि मेरे को भारत का राजनयिक होने में गर्व क्यों महसूस होता था, वो सिर्फ नहीं, सॉरी, बेसिकली इसलिए कि भारत की पहचान होती थी विश्व में एक टॉलरेंट नेशन के तौर पर, जहां पर कि लोगों की जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, समझी जाती थी। जहां पर खाली इस तौर पर, हालांकि ये बात तब भी जानते थे कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, मुस्लिमों की आबादी सेकेंड नंबर पर है, पार्टीशन हुआ था, सब जानते थे ये। लेकिन मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूं 4 साल। अगर हम यूनाइटेड नेशंस में 4 साल जम्मू एंड कश्मीर के विषय में हम हमेशा बाहर निकल के आए और हमारी बात को लोगों ने समझा, वो इसलिए, और मैं इसको एम्फसाइज करना चाहूंगा, वो इसलिए कि किसी भी देश ने भारत को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या बुद्धिस्ट धर्म या ईसाई धर्म के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, तो उसकी जो राजनीति है उसको हिंदू मुसलमान या जो पाकिस्तान प्रमोट करता रहा कि ये टू नेशन थियरी, इट वॉज कंप्लीटली बिलाइड। क्योंकि भारत में जिस तरह से लोग मिलजुल करके रहे, उसमें बल्कि बुश ने कहा कि मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे देश में जहां पर सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन वहां पर मुस्लिम आतंकवाद नहीं है, उन्होंने कहा था ये। तो इसीलिए मेरे को फख्र महसूस होता था अपने ऊपर कि मैं ऐसे देश का राजनयिक हूं जहां पर कि धर्म के अलावा एक जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो भावना है, वो उनको अहमियत दी जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आतंकवाद का सबसे बड़ा पर्पस क्या रहा। जब उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो क्या, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दरार पैदा करना चाह रहे थे, उसको दरार को पैदा करने में कामयाब हो गए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह से हम आतंकवाद को डील करें, लेकिन उस आतंकवाद को जो उनका पर्पज है कि भारत को तोड़ें, जो भारत की एक जो मेन आइडेंटिटी है उसको खत्म कर दें, उसमें वो सफल ना हो। मैंने इसलिए कहा कि अगर हम ये समझ जाएंगे इसका पर्पज क्या है तो आगे बात करने में आसानी होगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आता हूं जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि जो पहले के यहाँ पे नागरिक आके बस गए, जो भी किया। देखिए, जब वीसा इश्यू करते हैं तो उस टाइम पर सब तरह के चेक होते हैं, लेकिन नबड़ी कैन से कि वो चेक 100% सक्सेसफुल हैं या उनमें कोई गलती नहीं हुई है। अल्टीमेटली भी हम डिपेंड करते हैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर। आदमी है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अभी आप देखिए पहलगाम में गलती हुई ना, कि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से वो उन्होंने 5-6 रेकियां करी, फिर भी आने में कामयाब हो गए। लेकिन मैं गलतियों को ये नहीं कहूंगा कि वो क्यों हुई। मैं कहता हूं इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन लोग बाग यहां पर आए हैं, चाहे जिस लिए भी आए हैं। अब मैं ये कहूंगा कि इसके बाद में जो लोग यहां पर आए हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो हिंदू बन के रह रहे हो या जो भी हैं, अगर मान लीजिए वो 20-30 साल से यहां पर रह रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज है यहां पर, कुछ भी है, तो उनको अगर निकालना है तो पहले एक बार चेक करें ना कि वो कहीं उनके जासूस तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है, बजाय इसके कि जितने भी हैं सबको निकाल दें हम। अच्छा, उसके बाद में निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि 5 लाख लोग यहां पर हैं, जो निकाले गए वो 627 लोग हैं, 547 लोग हैं, 600 लोग वहां से वापस आ रहे हैं। तो आंकड़ों में मेल नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि निकाले बेशक आप। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सॉरी, यहां पर
जो कह रहे हैं कि जो ये एस्पियोनेज एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आतंकवाद हैं, आपने खबरें पढ़ी होंगी। ज्यादातर इस तरह के लोग तो पाकिस्तान का जो दूतावास है यहां पर, उसमें होते हैं, बाहर नहीं होते वो। तो जो डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स हैं, आप उनको बाहर भेजिए, आप बजाय आम नागरिक को भेजिए, एक बात साबित करने के बाद में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भारत का एक नक्शा है कि भारत एक लोगों की भावना को समझने वाला देश है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने में मेरे को हमेशा खुशी रही और मेरे को कामयाबी मिली, क्योंकि हमारी एक विचारधारा थी। मैं नहीं चाहता कि वो विचारधारा या एक जो इमेज है वो खराब हो। आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा हिमांशु जी, छोटी सी चीज है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो बाहर के आतंक से हो या अंदर की दृष्टि से हो। हमें सावधान रहना होगा, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या और भी कोई हो। अगर हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाएंगे, कोई देश हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आएगा। मेरे ख्याल है मेरे इतना कहना काफी है, इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। डॉक्टर सुरेश गोयल साहब, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। जो हमने 2019 के बाद में मुस्लिम धर्म मानने वालों के अलावा बाकी लोगों को नागरिकता देने के संदर्भ में उदार होना चाहा, और अभी तर्क ये दिया जा रहा है कई जगहों पर बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग आए हुए हैं और वो राज्य सरकारों से या लोकल अथॉरिटी से आग्रह कर रहे हैं कि हम 45 दिन के वीजा पर आए हैं, लेकिन हमें वापस नहीं जाना है और हमें वापस नहीं जाने दिया जाए। इसके संदर्भ में आपका कोई नजरिया है, कुछ अनुभव है? छोटी सी बात है, पाकिस्तान में काफी कम्युनिटीज ऐसी हैं, चाहे वो सिंधी कम्युनिटी हो या अहमदिया हो या वोराज हो, जो कम्युनिटीज उनको पाकिस्तान में इतनी सुरक्षा महसूस नहीं होती है, तो वो भारत में रहना पसंद करते हैं। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि उनको रहने दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये एक राजनीतिक विषय बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करते हैं या अपने वो आधार कार्ड के ऑफिस में जाकर के आधार कार्ड बनवाते हैं या अपना नाम बदलते हैं या कुछ भी करते हैं, देखिए ऐसा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी कर चुका हूं, मैं जानता हूं कि क्या होता है। ये सब चीजें जो वहां के जो पॉलिटिशियन हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उनकी जानकारी के बिना नहीं हो पाती है ये। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जो वहां के जो लोकल जाने माने लोग हैं, इस बात से सावधान रहें कि बात को बदला नहीं जाए। अगर वाकई में जरूरत है उनको मदद की, तो बताएं अपनी पार्टी के लोगों को, तो बताएं अपनी पार्टी के लोगों को। बड़ा घुमावदार विषय है ये, इतना सरल नहीं है। डॉक्टर हितेश कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, एक बार उनकी टिप्पणी सुनते हो, महिमा जी के पास चलते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था। तो इसको लेकर एक जो अवधारणा है, हमारे यहाँ सीए हम लोगों ने ऑप्शन जो रखा हुआ है, जो दूसरे देश में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज में जो रहते हैं गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी, उनको हम लेकर भारत सरकार का एक निश्चित रवैया है। और इसमें ये सिंधी पॉपुलेशन के लोग यदि इस प्रकार को उसके चैनल से आते हैं, आवेदन देते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको कंसीडर करेगी। लेकिन ये गैर मुस्लिम, यानी कि जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, वो ही इसका लाभ उठा सकते हैं। हितेश जी, इसी पे तो पेचीदगी है जिसपे मैं सोढ़ी साहब के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले महिमा सिंह जी के पास आना चाहूंगा। क्या कहती है महिमा जी, इस बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को लेकर जो विषय उभर रहा है, निशिकांत दुबे जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, क्यों यहाँ के लोग पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तानी लड़के हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करके वापस उन्हें हिंदुस्तान भेज रहे हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की आप प्रवक्ता हैं, उनकी चिंताओं से कुछ सरोकार रखती हैं, या जो कोशिश उन आतंकियों ने की थी हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करने की, निशिकांत दुबे के बयान को आप उस कोशिश को आगे बढ़ाने के संदर्भ में देखती है? जय हिंद। डॉक्टर द्विवेदी, कांग्रेस पार्टी और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी हों या खड़गे जी हों, पिछले चंद वर्षों से बार बार सरकार को चेताते रहे
और डॉक्टर वसीम बरेलवी के अंदाज में कुछ यूं कहा जा सकता है कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। ऐसा ही मंजर हम सबके सामने आया, जो देखा नहीं जा रहा, दिल पसीज रहा है। परिवारों की जो है पूरी की पूरी एक तरह से बर्बादी परिवारों के हाथ लगी, 26 परिवारों के हाथ। लेकिन भाजपा अपनी बेहयाई से, अपनी बेशर्मी से, अपनी जो है मैं कहूंगी कि इतनी निम्नता से बाज नहीं आ रही है। ये जो नेताओं के बयान है ना डॉक्टर द्विवेदी, पहले रविशंकर प्रसाद का बयान आ गया, कहने लगे कि ये लोग देशभक्त होते, राष्ट्रवादी होते तो जम्मू कश्मीर घूमने ही ना जाते। पीयूष गोयल का बयान आ गया कि जब तक इस देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, इस तरह के हमले होते रहेंगे। आज निशिकांत दुबे का बयान आ गया। मैं आपको याद दिला दूं डॉक्टर द्विवेदी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये घटना घटने से लगभग 2 हफ्ते पहले अमित शाह गृह मंत्री होकर आए थे, दौरा करके आए थे और जायजा लेकर के आए थे सुरक्षा बलों का। उनके साथ क्या बातचीत करके आए वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द किया गया। उनका दौरा था जम्मू कश्मीर का, उस दौरे को रद्द किया गया। लेकिन ये जो निशिकांत दुबे आज बड़ी बड़ी बातें आपके सामने बैठकर खोखले बयान कर रहे हैं, जो आप चला रहे हैं अपने चैनल पर, ये खोखले बयान देने वाले नेता अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे थे वहां के सबसे महंगे होटल में, खाइबर रिजॉर्ट के अंदर, जिसकी एक रात की जो किराया है एक कमरे का वो लगभग 60 से 75 हजार के बीच में आता है। तो ये जो लोग हैं, इनका दोहरापन, इनका जो असली चरित्र है वो इन सारी बातों से सामने नजर आता है। एक पत्रकार हैं विनय सुल्तान नाम के, डॉक्टर द्विवेदी शायद आपको भी खबर लगी होगी, जनवरी के महीने में उन्होंने दैनिक भास्कर में बहुत विस्तृत खबर की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर गिरिल्ला ट्रेनिंग की तर्ज पर जो है पाकिस्तानियों को ट्रेन किया जा रहा है। वो जगह जगह जाकर के पूरे कश्मीर में पुलिस थानों में जो है कर्मचारियों से मिले और उनसे हालात समझे, लेकिन सरकार ने कोई तूल नहीं दी। अब आप ये समझिए कि जिस जगह पर हमला हुआ डॉक्टर द्विवेदी, वो 250 से 300 किलोमीटर अंदर है सरहद के, लेकिन 250 से 300 किलोमीटर आतंकी घुसते चले आए, हमारी सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई। आज ये बैठकर ये बता रहे हैं कि कितने पाकिस्तानी इस देश के अंदर मौजूद हैं, और अगर आज बता रहे हैं तो देर आए दुरुस्त आए कहा जाए क्या इनको? देर आए लेकिन बहुत गलत करके आए। पूरे देश के साथ इन्होंने जो ये गद्दारी की है सरकार ने, मैं कहूंगी, क्योंकि हमने, देखिए, हमारे नेताओं ने तुरंत कहा कि सरकार जो फैसला लेगी उसमें हम साथ हैं। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने तुरंत बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो फैसला लेंगे हम उसमें उनके साथ हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या? प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश दौरे पर थे, वापस आए, राहुल गांधी भी वापस आए। राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में पहुंचे, प्रधानमंत्री बिहार पहुंच गए चुनाव का प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये सवाल पूछे कि कहां है प्रधानमंत्री, उनको इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए, क्या ये लाजमी नहीं है, क्या ये जायज नहीं है? आपको याद होगा जब 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था, आपको याद होगा कि शिवराज पाटिल जी का तुरंत इस्तीफा आया था। आपको यह भी याद होगा आतंकियों को तुरंत उनके अंजाम तक पहुंचाया गया था। और उस समय जो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय नरेंद्र मोदी बोलते थे कि अगर हम होते तो ऐसा, दिल्ली जिम्मेदार है, सुरक्षा बल दिल्ली के हाथ में है, सरहदें दिल्ली के हाथ में है, सीमाएं दिल्ली के हाथ में है। एक और गिरिराज सिंह नाम के मंत्री हैं भाजपा के, जो ये बोलते थे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते ना तो अब तक तो हम कराची, लाहौर पहुंच गए होते, वहां जाकर सबक सिखा दिया होता। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आज ये 26 परिवारों के अंदर जब उनके मुखियाओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, तब ये क्यों कह रहे हैं कि कितने लाख आ गए हैं? और मैं मीडिया को भी कहूंगी आज डॉक्टर द्विवेदी कि जब वो सीमा नाम की लड़की वहां से यहां आ गई अपने महबूब से शादी करने, वो पूरी खबर किस तरह से चलाई गई पूरी मीडिया द्वारा। और अभी हाल में, महीना पुरानी ही खबर है, शायद महीना या 2 महीना हुआ होगा बमुश्किल, कि वो अब उनके यहाँ संतान आई है। ये पूरी मीडिया नहीं चला रही क्या? तब नहीं सरकार देख रही क्या कि कितने नागरिक यहाँ पर हैं भारत में, पाकिस्तान के? ये देखने के लिए अपने 26 लोगों को गंवाना आवश्यक था क्या? ये 26 लोगों को गंवाना आवश्यक था क्या? ये महिमा सिंह जी का कहना है। मुझे आना है इस संजीदा विषय पर समझने सोढ़ी साहब के पास, पर डॉक्टर हृदय वाजपेयी निश्चित ही टिप्पणी करना चाहेंगे क्योंकि उनके नेता पर टिप्पणी हुई है। जी हृदय जी। देखिए, कांग्रेस कितना बेहुदा दल है
ये आपने देखा, आपने तो मेरा माइक बंद कर दिया तो मैं बोल नहीं पाया, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग, एक अपशब्द इन्होंने पाकिस्तान को नहीं बोला, उस बेगैरत पाकिस्तान को नहीं बोला इन्होंने। इसमें भी इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जिनको जनता नकार चुकी है, धकार चुकी है, फेंक चुकी है। मैं यदि राहुल गांधी पर टाइम वेस्ट करूंगा तो आपका कार्यक्रम बेकार हो जाएगा। इतने घटिया तरीके से कांग्रेस ने डील किया, कांग्रेस ने डील किया, ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है। लेकिन मेरे पास में अपने विषय को विस्तार देने की जरूरत है। मुझे इस समय भाजपा कांग्रेस में नहीं उलझना, इस विषय को संजीदगी से समझना है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लड़कियों से विवाह, हिंदुस्तानी लड़के या हिंदुस्तानी लड़कों के द्वारा बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लड़कियों से विवाह, ये मजबूरी के चलते हो रहा है 140 करोड़ देश की आबादी में, या कोई सुनियोजित षड्यंत्र? सोढ़ी साहब मेरे साथ में है, क्या देखते हैं सोढ़ी साहब इसके संदर्भ में? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। हिमांशु जी, मैं निशिकांत दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, लेकिन क्या कहीं पे लिखा है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है? मैंने अपनी रेजिमेंट के सैनिकों को मरते हुए देखा है, पाकिस्तान के सैनिकों या पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब वो सैनिक जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, नौकरी की, जब मेरे सामने थे तिरंगे में लिपटे हुए, तो मेरे जहन में क्या बीत रहा था, मैं यहां उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या आज हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है जहां पे हमने अपने अंदरूनी और बाहर के दुश्मनों को कहीं पे लिखा है? हम एक तरफ रो रहे हैं कि 26 चले गए पहलगाम में, 40 चले गए पुलवामा में, और हम वही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि वहां लाखों करोड़ों रुपए का इन्वॉल्व है। हम बड़े खुश होते हैं, हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेल नहीं खेल रहे हैं। अरे हम पाकिस्तान के साथ तीसरे देश में तो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या पैसा हमारे सैनिकों और नागरिकों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, सबसे पहले तो वक्त की दो बड़ी जरूरतें हैं। पहला है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाना, पब्लिक डोमेन में डालना, जिसमें साफ लिखा जाए हमारे अंदरूनी और बाहर के हमारे दुश्मन ताकतें कौन है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में कमांडर बनाना जिसके नीचे जम्मू कश्मीर की सारे सैनिक बल, सेना हो, पैरामिलिट्री हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, रॉ हो, आईबी हो, सारे सैनिक बल और इंटेलिजेंस फोर्सेस एक कमांडर के नीचे होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में सेना अलग ऑपरेट करती है, पैरामिलिट्री अलग ऑपरेट करती है, जम्मू कश्मीर पुलिस अलग ऑपरेट करती है, रॉ अलग करती है, आईबी अलग करती है। हम सबको जम्मू कश्मीर में एक यूनिफाइड कमांडर के नीचे लाना होगा, तभी ऐसे जो इंटेलिजेंस फेलियर हैं वो आगे कम होंगे या खत्म होंगे। हिमांशु जी, जहां तक आपका स्पेसिफिक प्रश्न है कि इतने हिंदू वहां, इतने मुसलमान या लोग वहां पे शादी कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, देखिए ये तो खुलेआम हो रहा था। हमारी एक बड़ी फेमस टेनिस प्लेयर ने जाके पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की थी, मीडिया बड़ा खुश हुआ था। कई भारत के चैनल है, आपका चैनल नहीं क्योंकि आपका बहुत सुलझा हुआ चैनल है, मैं नमन और सलाम करूंगा, मेरे को आपके चैनल में आके बहुत अच्छा लगता है। आपके यहां आपका ही एक कुछ चंद चैनलों में से भारत में जहां पे अच्छी डिस्कशन होती है, बाकी तो सब बकवास होता है। मेजॉरिटी इंडियन चैनल्स में सब गंद दिखाते हैं वहां पे। डॉक्टर हिमांशु जी, जब इस टेनिस प्लेयर ने इस पाकिस्तानी क्रिकेटर शादी की, अधिकतम भारत के चैनल कितने खुश थे? क्या तब हमारी खुफिया एजेंसीज को पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से आम लोग एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं? और अगर इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है तो अब तक क्यों नहीं निकली है कि क्यों इतने बड़े तादाद में लोग शादी कर रहे हैं या वहां कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, सीधी सी बात है, जिसको प्यार होता है, प्यार की कोई सरहद नहीं होती है, प्यार का कोई मजहब नहीं होता है, प्यार के कोई देश नहीं होता है, प्यार का कोई कॉन्टिनेंट नहीं होता है। लेकिन हां, अगर कोई ऐसा प्यार या शादी कर रहा है बॉर्डर पार, डेफिनेटली सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर वो शादी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, चाहे इस देश में उस देश में, क्या सारी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस मिली हैं? जितने भी फिगर हो, 5 लाख हो, 2 लाख हो, हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो बहुत जरूरी है कि हमारी अगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्या उनमें ऐसी एसओपी है इनको चेक करने की, या सिर्फ ये एक बयानबाजी हो रही है? यह एक बयानबाजी हो रही है। लेकिन सोढ़ी साहब, मेरे को एक दूसरे विषय पर आपसे टिप्पणी चाहिए। बड़ी शिकायत रहती है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलाई जा रही है, शरणार्थी के बाद उनको भारतीय नागरिक के रूप में तब्दील किया जा रहा है।
रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी हमारी शिकायत रहती है। पर इन सबके बीच में बहुसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ये अगर भारत आना चाहेंगे तो हम उनको कंसीडर करेंगे। जब बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र होते हैं, जब चोर दरवाजे से भारत में भेजकर बसाने की कोशिश होती है, तो मैं जानना ये चाहता हूं सोडी साहब कि अपने आप को इस धर्म का अनुयायी बताकर बसने की कोशिश नहीं हो सकती क्या? या इसके संदर्भ में हमारे पास कोई मैकेनिज्म है कि यह खेल हमारे साथ नहीं होगा? बड़ी संख्या में आवेदन लगे हुए हैं पूरे देश भर में, और जैसे ही भारत सरकार ने अभी फैसला लिया है, लोग रोते गाते खड़े हो गए हैं स्थानीय नेताओं के पास, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और हमारे बीच के कई लोग हैं जो कह रहे हैं इनको नहीं जाने देंगे। क्या कहते हैं थोड़ी साहब? डॉक्टर हिमांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है, जो बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी होती है उन्हें सालों लगते हैं, उन्हें दशक लगते हैं, वो रातों रात नहीं होती हैं। और जो भी ये जासूस होते हैं उन्हें एक दिन में नहीं कल्टीवेट किया जाता है, ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, एक दायरा होता है। लेकिन डॉक्टर हिमांशु जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में कितने रोहिंग्या को भारत से निकाला गया? पिछले 20 साल में कितने ऐसे जासूस पकड़े गए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है उनके बयान अलग होते हैं, विपक्ष में आते हैं उनके बयान अलग होते हैं, एक दूसरे पे बयान प्रति बयान होता रहता है। लेकिन इस बयान प्रति बयान में हमने हासिल क्या किया है? अगर हम थोड़ा गूगल सर्च करेंगे हमें पता चलेगा मुट्ठी भर रोहिंग्या को हमने 20 साल में भेजा है। हमने मुट्ठी भर लोगों को आइडेंटिफाई किया है 20 साल में कि कौन जासूस हैं, और 20 साल में तो दोनों मेन पार्टीज की सरकारें रही हैं। देखिए हिमांशु जी, बहुत जरूरी हो जाता है सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में डालने के लिए हमें, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो केंद्र में, उन्हें कई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। सोडी साहब का सीधे कहना है कि तमाशा बनाना बंद कीजिए। कुल मिलाकर जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जमीन पर ऐसा हो रहा है, वो आंकड़े इसकी गवाही नहीं दे रहे। एक विषय पर मुझे स्पष्टता चाहिए डॉक्टर सुरेश गोयल साहब आपसे। दुश्मन देश, देखिए हमारे साथ कितनी दमदारी के साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा पाकिस्तान दुश्मन देश है। वो निशिकांत दुबे भी कह रहे थे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। और कभी किसी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को लेकर कोई सफलता मिलती और नारे लग गए पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इतनी हिम्मत, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहीं नमाज क्या बाद में आवाज लग जाती है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पर भारत सरकार के संदर्भ में रिकॉर्ड यह बताता है कि हमने आज तक पाकिस्तान तो छोड़िए, किसी को भी शत्रु देश घोषित नहीं किया। देखिए हमारे यहां प्रावधान है, चीन युद्ध के समय पर हमने द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 नाम का कानून बनाया, जिसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी देश को शत्रु देश घोषित कर सकते हैं। मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि हर नेता, हर राजनेता यह बता रहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ यह कर रहा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ यह कर रहा है, और हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और अब तो पाकिस्तान का काम तमाम होगा। सारे चैनल चिल्ला रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो गई, तमाम फैसले ले लिए, पर यह फैसला हम अभी तक नहीं ले पाए कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। मजबूरी क्या है ऐसी? अड़चन क्या है? दुविधा क्या है? हिमांशु जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करें कि एक लीगल फ्रेमवर्क इंटरनेशनल लॉ के तहत हम किसी कंट्री को डिक्लेयर करते हैं कि वो दुश्मन देश है, उसके काफी सारे इंप्लीकेशंस होते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज में भी बाकी सारी चीजें होती हैं। तो आप देखें, खाली भारत की बात नहीं है। मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी निगाह दौड़ाऊं, कोई देश ऐसा नहीं है जिसने किसी दूसरे देश को एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोल्ड वॉर के दौरान देखा जाए तो यूएसए और रशिया, सोवियत यूनियन के बीच के झगड़े हुआ करते थे। यूएसए और क्यूबा के बीच में काफी वहां पर मिसाइल डिप्लॉय भी किए गए थे, लेकिन तब भी एनिमी स्टेट का वहां पर इन्वोक किया गया। अभी भी कहते हैं ट्रम्प, लेकिन किसी को, किस कंट्री को बोल रहे हैं कि वो एनिमी स्टेट है, वो डिक्लेयर नहीं किया गया था, क्योंकि
उसकी लीगल इंप्लीकेशंस काफी भयंकर होती है और काफी अहम होती है। तो मैं इस लीगल डेफिनेशन में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को हम पॉलिटिकली, एट ए पॉलिटिकल लेवल, हम जानते हैं कि वो दुश्मन देश है। उसकी 1947 से लेकर के हमसे बराबर दुश्मनी रही है, झगड़ रहे हैं। तो मैं डेफिनेशन को छोड़ करके मैं एक अलग चीज पर जाता हूं कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है भी, तो उसको ट्रीट करने का तरीका क्या है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं पुरानी दिल्ली से आता हूं। आपने अभी पहले सवाल किया था, वो शादियां होती हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, ये होता है, फलाना ढिमका सब कुछ होता है। ये मैं पुरानी दिल्ली से आता हूं। पुरानी दिल्ली में आपको शायद नहीं मालूम हो, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की पुरानी दिल्ली में है। और जहां मैं रहा करता था खारी बावली में, खारी बावली के पास में नया बांस, लाल कुआं इलाका, हिंदुओं की आबादी भी थी, मुस्लिम की आबादी भी थी। लेकिन आप अखबार उठा के देख लीजिए, 1947 के दौरान भी वहां पर एक बार भी हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ। आप देख लीजिए वहां पर अच्छी तरह से ये, क्योंकि हिंदू मुसलमान इतने मिक्स्ड अप पॉपुलेशन थी कि वो सब मिलकर के रहा करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमें जो भारत की एक पहली वाली धारणा थी, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे मन में जो भारत का एक छवि आती है वो महात्मा गांधी की, नेहरू की, जहां कहा जा रहा था कि ये सबके, मौलाना अबुल कलाम आजाद की DGICCR था जिसकी स्थापना मौलाना आजाद ने ही की थी। उनके मन में जो भारत की संस्कृति की धारणा ही अलग थी। खैर, बहरहाल, तो मैं ये कहूंगा कि अल्टीमेटली अगर हम चाहे भी अभी, और मैं ये भी दावे के साथ में कह रहा हूं, अगर कोई चाहे भी कि भारत के मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है। तो जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो यहीं पर रहेंगे। इक्का दुक्का चला जाए, इक्का दुक्का चला जाए वो ठीक है गोयल साहब। दिक्कत तो इस बात की हो रही है कि जो पाकिस्तान में वो भी भारत में बस रहा है, और उसके संदर्भ में क्या करें। पर मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपकी इस मजबूरी को जानना चाहूंगा। आपको शिकायत रहती है महिमा सिंह जी की पार्टी से, इन्होंने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए, साहसिक फैसले नहीं लिए, दमदार फैसले नहीं लिए। अब तो दमदार फैसले लेने के लिए दमदार नेता मौजूद है। ये पाकिस्तान से इतना डर क्यों लगता है? सब कुछ कह लेते हैं, बाकी लोगों पे सवाल भी उठा लेते हैं। आप महिमा सिंह जी पर भी अभी बड़े नाराज हो गए। मेरा आपसे सवाल है, इतनी बैठक हुई, बार बार कहते हो भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान सारा कुछ करता है, भारत की बर्बादी पाकिस्तान देखना चाहता है, दुश्मन देश घोषित क्यों नहीं करते? आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी जो पाकिस्तान से बात करेगा। क्या डर है? देखिए हिमांशु जी, आप और आपके दर्शक, मैं पुनः स्मरण करा दूं कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा पाकिस्तान से, उसकी नीतियों से विरोध रहा है और रहेगा। हम बहुत स्पष्ट हैं। हम जाकर वहां पर, एक जो आपने नाम लिया, ये कांग्रेस की निकृष्ट कोख से ही पैदा होने वाली समस्याएं हैं। यदि नेहरू जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना होता तो शायद इस समस्या से हम गुजर नहीं रहे होते। महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था कि देश का विभाजन मेरे शरीर पर से होगा। चले गए थे नोआखाली, नहीं रुके वो दिल्ली में, लेकिन साहब नहीं माने। उनसे लेके आज तक आज के नेता जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने गड़गड़ाते हैं कि हमारे बस का नहीं रहा, हमारी मदद करो कि हम मोदी को हरा दें। ये क्या बेहुदापन है सर? उसके बाद ये लोग क्या है, एक गंभीर विमर्श को आप से ऐसी उम्मीद नहीं कि आप इस तरीके से ले जाएं। महात्मा गांधी इतनी हकारत के पात्र हैं तो क्यों उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं आपके नेता? इतना ही अगर उन्होंने देश के संदर्भ में अपराध किया है, और भारत के राजनयिकों, बाकी राजनयिकों के संदर्भ में आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की मां के पैर छूने के लिए कौन गया था? नवाज शरीफ के जन्मदिन पर कौन गया था? देश के संदर्भ में वो आपको याद नहीं रहता? अटल बिहारी वाजपेयी पूरी बस भर के क्यों गए थे समझौता एक्सप्रेस के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी आपके ही नेता है ना, आपके ही आराध्य हैं, आपके ही सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने क्यों किया था ऐसा? और वो जिन्ना उनकी मजार पर फूल चढ़ाने लालकृष्ण आडवाणी गए थे, लौह पुरुष भूल गए? जी देश
देखिए, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जी फिर से रिपीट कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को यह समझाया था कि देश का विभाजन ठीक नहीं है, और यदि ये होगा तो मेरे शरीर पर से होगा। आप समझना ही नहीं चाहते। जी मैं बोल रहा हूं कि ये सब नेहरू जी के दिमाग की उपज की, जिसको हम आज तक झेल रहे हैं। जी चाहे कश्मीर की समस्या हो, पाकिस्तान का बनना हो, सारी चीजें। जी। इस सब के बावजूद हमने कभी पाकिस्तान बांग्लादेश पर जाकर ये नहीं कहा कि हमको कांग्रेस को हराना है, हमारी मदद करो। ये तो नहीं कहा ना साहब जाके हमने। जी आज भी पूरा समय कांग्रेस इस बात में लगाती है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दो, गृह मंत्री को गाली दे दो, लेकिन एक भी गाली वो पाकिस्तान को नहीं देते हैं, जो हमारा सीना छलनी कर रहा है। हम विपक्ष में रहते थे तब भी कठोर थे, आज सरकार में है। आज राजनाथ जी का कथन है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं। आज हमारे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बैठे हैं रिटायर, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सेनाओं को कितना बल मिला है। और यही कारण है आज कि वो कायरतापूर्ण हरकत तो कर देते हैं, लेकिन बॉर्डर पे करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। और ये अंतर है। और ये देखिए, हमको पाकिस्तान का सामना तब तक करना है जब तक उसके तीन असल में टुकड़े। दिक्कत ये डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप भी जो है दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठे इतने नाजुक विषय के संदर्भ में। वो नापाक हरकत नहीं करता है। वो इंदिरा गांधी का ही दौर था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के दे दिए। वो भी भारत का ही शौर्य था, वही भारत का पराक्रम था। और नेहरू जी की गलती, नेहरू जी की गलती तो हमारे पुरखों की थी, जो पंडित नेहरू को पसंद करते थे। 3 चुनाव स्पष्ट बहुमत के साथ पंडित नेहरू के समर्थन में हमारे पुरखों ने जिता कर दिए थे। हाँ, ऐतराज है, बताइए आप। जी बिल्कुल नहीं। हाँ मैं आपको बता, यहाँ इस देश में जब इंदिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया, जी चुनाव चले गए, जी। इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, जी। लोगों को जेलों में डाल दिया, जी। ऐसे तो इन्होंने कब्जा किया है जी। और 3 बार विभाजन किया है कांग्रेस का। जी। नेहरू जी ने अपनी बेटी के लिए, जी। उसके हाथ में कांग्रेस, आप भी जानते हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी की लड़ाई में लड़ी थी। जी आपको बहुत अच्छे से आप ये तो फिर से कुतर्क में आ गए डॉक्टर हितेश वाजपेयी। अभी बात कर रहे थे कि नेहरू जी ने ऐसा किया। 1951 का चुनाव नेहरू जी ने जीता, 57 का चुनाव नेहरू जी ने जीता, और चीन की पराजय के बावजूद भी नेहरू जी को देश की जनता ने सराखों पर बिठाया। और जिन इंदिरा गांधी के संदर्भ में आप बता रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट पे कैप्चर कर लिया, आप पर भरोसा किया तो था देश की जनता ने। 2.5 साल ना संभाल पाए आप देश को, और उन्हीं इंदिरा गांधी को देश की जनता 1980 में वापस ले आई। याद करो डॉक्टर हितेश वाजपेयी, इतना उजला भी इतिहास नहीं है आपका। पर मैं महिमा जी के पास चलता हूं, महिमा जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रही, उनकी बात सुनता हूं। बिल्कुल डॉक्टर द्विवेदी, अभी पिछले कुछ मिनटों में भाजपा के प्रवक्ता ने ये गाली कल्चर भाजपा का कल्चर है। हम तो राजनीति का हिस्सा गाली को समझते ही नहीं। तो भाजपा जैसा चरित्र होगा, जैसी संस्कृति होगी, वैसी बात करेगी। आज ही इतने विवश हैं कि बापू गांधी का नाम लेने पे इनको मजबूर होना पड़ गया। इनसे पूछिए गांधी हत्या किसने की, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछिए, बापू गांधी ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? नेहरू को घोषित किया था। उन्होंने कहा था यदि मेरा कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो वो जवाहर होगा। अब दूसरी बात ये, इनको 2-3 बड़ी अहम बातें याद दिलानी आज आवश्यक हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने पहले याद दिला दिया नवाज शरीफ के साथ इनका संबंध, उस पर नहीं जाऊंगी, चाहे वो शपथ ग्रहण पर निमंत्रण देना हो या, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर द्विवेदी कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की शाम 9 जून 2024 की शाम तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ और रियासी के अंदर, और 10 मारे गए। क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने? और अब शीतलबेन गुजरात की CR पाटिल से उनके सामने झकझोर कर पूछती रही कि मेरे पति के लिए वहां एक भी सिक्योरिटी क्यों नहीं था? आपका VIP लाइफ, लेकिन टैक्स पेयर का जिंदगी नहीं, ये वो पूछती रही। और इसके साथ एक अहम बात के साथ खत्म करूंगी अपनी बात को डॉक्टर द्विवेदी, कि जो ये छाती ठोक कर बोलते हैं ना ट्रंप मेरा दोस्त है, और जाकर गले लग के दिखाते हैं, ऑप्टिक्स करते हैं। आज ट्रंप का बयान क्या आया है? कल ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हमारा तो भारत भी दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है। वहां से बेड़ियों में हमारे लोग वापस आ गए, और आज ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी हमारा उतना ही दोस्त है जितना भारत दोस्त है। अब क्या कर लेंगे प्रधानमंत्री मोदी? हम साथ खड़े हैं, पर हम देखना चाहते हैं। ये महिमा जी का कहना है। पर हमारा विषय तो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे ये है ही नहीं।
हम बात कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग सुनियोजित तरीके से भारत की नागरिकता लेने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनमें कौन वाकई भारत के प्रति सद्भाव रखने वाला है और कौन दुराव रखने वाला है, इसके संदर्भ में कोई मेथोडोलॉजी कर्नल साहब आप प्रस्तावित करेंगे? क्या होना चाहिए? मैं धर्म के आधार पर हम कंसीडर कर लेंगे तो वहां तो आतंकियों ने तो कलमा पढ़वा दिया या पेंट खुलवा दी। हम कैसे तय करेंगे कि ये वाकई हिंदू है, बौद्ध है या कुछ और है? मैं आपके जवाब देने से पहले 1 मिनट चाहूंगा। देखिए, जो बार बार कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त ये हुआ वो हुआ, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा वो एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम ईस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है। और ये सरीला साहब माउंटबैटन के एडीसी थे। इस किताब में लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ, बड़े रिसर्च के साथ लिखा है कि ये 2 नेशन थ्योरी जो पार्टीशन की थी वो बहुत छोटा हिस्सा थी जिसको अंग्रेज कोई तवज्जो नहीं देते थे। ये क्योंकि एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे, जो 2 ग्रेट गेम हो रही थी ब्रिटेन में और रशिया में, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ये बहुत अच्छी किताब है, आपके दर्शक पढ़ेंगे उनको क्लियर हो जाएगा कि जो अब तक कहा जा रहा है पार्टीशन का, उसका सच 1% भी नहीं है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, अगर भारत सरकार ने किसी को भी नागरिकता देनी है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है प्रक्रिया नहीं है। भारत की सिटीजनशिप लेना दुनिया में से सबसे कठिन सिटीजनशिप मानी जाती है, क्योंकि यहां पे इतनी प्रक्रिया होती है, इतने चेक्स बैलेंसेस, सिक्योरिटी चेक, इंटेलिजेंस चेक होते हैं कि भारत की नागरिकता लेना आसान नहीं है। तो ये ऑलरेडी प्रोसेसेस हैं हमारे देश में, ऐसा नहीं है प्रोसेसेस नहीं है। लेकिन तब भी अगर सरकारों को लगता है कि ये प्रोसेसेस में कमी है, इसे टाइम टू टाइम इवॉल्व करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि अगर मैं एक भी शब्द किसको ईमेल या व्हाट्सएप पे भेजूं, वो सेकेंडों में इंटेलिजेंस एजेंसीज पिकअप कर सकती हैं। हमें याद होगा, अमेरिका किसी भी इंसान को वीजा देने से पहले उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करता है। आज हम किसी भी व्यक्ति को अगर नागरिकता देना चाहते हैं भारत में, चाहे किसी भी देश का हो, हमें और चेक्स एंड बैलेंसेस करने चाहिए। और चेक एंड बैलेंसेस करने चाहिए। मैं कार्यक्रम को खत्म करूं उससे पहले छत्तीसगढ़ के एक जिले रायगढ़ की कहानी दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 2 भाई बहन पकड़े गए हैं। उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पासपोर्ट पर भारतीय वीजा है, लेकिन उनके पास भारत का वोटर कार्ड है, भारत का आधार कार्ड है। कानून अपनी जगह और जमीन का यह खेल अपनी जगह। अगर इस तरीके का खेल जमीन पर चलता रहेगा तो भारत सुरक्षित कैसा रहेगा? भारत के संदर्भ में धर्म के आधार पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार नागरिकता दिलाने या नागरिकता रोकने की कोशिश करेंगे तो भारत के संदर्भ में निष्ठाएं बचेंगी कहां? क्या हम राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर जो देश हित में है वो फैसले ले पाएंगे और उसके अनुसार अपनी नीतियां का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कर पाएंगे? ये सवाल, ये समय इस पर विचार करने का। उम्मीद है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर विचार करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर एहतियात जगाने वाला है, सचेत करने वाला है। हमारा शेर ये कहता है कि ठोकरें खाके न संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खाके न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। गुलजार कमाल का लिखते हैं, एक बार फिर उन्होंने कमाल का लिखा। विचार कीजिएगा और समझ में आए तो अमल भी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे याद दीजिएगा, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।